तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है आप लोगों का और आगे भी ऐसा ही मिलता रहे, उम्मीद है। तो आज फिर मैं एक वीडियो लेके आया हूं आपको और आपके लिए एक बहुत अच्छी मतलब एक खुशखबरी है कि आपका जो करंट अफेयर्स का जो सेशन रहेगा वो अब मैं लाइव करना चालू कर रहा हूं कि आपकी जो क्लास है यूट्यूब पर आपको लाइव ये मिलेगा। और जहाँ तक है 1 जुलाई तक मैंने सोच रखा है कि 1 जुलाई तक आपको यूट्यूब पर 9:15 पर आपको ये क्लास मिला करेगी लाइव। आप देख सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर करें, उनको बता दें कि भैया करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं सर, तो करंट अफेयर्स तो आप पढ़ ही लो। बाकी का ट्रेडिशनल का होगा कुछ मटेरियल तो मैं बीच में आपको वो हिसाब से प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन जहाँ तक है मैं करंट अफेयर्स का ही आपको ज़्यादातर टॉपिक देने वाला हूँ, क्योंकि ये भी जनरल नॉलेज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बाकी का ट्रेडिशनल का है, ट्रेडिशनल आप खुद अपने स्तर पर भी पढ़ते हो, तो उसके लिए हमारा एक अलग से ऐप है जिसमें ट्रेडिशनल में जो सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक होते हैं वो हम कवर कराते हैं और जितना समय लगना चाहिए उस सब्जेक्ट को पूरा शुरू से लास्ट तक हम उसको कवर करते हैं। तो उसकी जानकारी आपको कहीं ना कहीं आप जब ऐप डाउनलोड कर लेंगे, हमारा जो ऐप है वो इसी हमारे चैनल के नाम से ही है, जुनून एजुकेशन पॉइंट, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो कहीं ना कहीं आज जैसे मैं आपको ये जो वीडियो आपको देखने को मिल रहा है, अभी ये अपलोड किया है हमने, लेकिन अब 9:15 पर हम लाइव क्लास आपको दे रहे हैं, जो आपको करंट अफेयर्स की जैसी आपकी जो क्लास है वो लाइव में थोड़ा सा आपका एक हमें फीडबैक भी मिलेगा। जब आप अपना एक बताएंगे अपने बारे में, आप बिल्कुल सीधे जुड़ पाएंगे। ठीक है, आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम उसके आंसर देने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का नया सेशन। और जैसा कि आपके सामने एक इमेज दिख रही है, लिखा हुआ है कि मणिपुर के काले चावल को, ठीक है मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, मणिपुर के बारे में सबको मालूम है। ठीक है, मणिपुर के काले चावल को, ठीक है, मणिपुर के काले चावल को गोरखपुर टेराकोटा एवं अन्य को जीआई टैग दिया गया है। तो मेन है, सबसे पहले तो अपन इसको पढ़ लें, डिटेल के बारे में पढ़ लें कि गोरखपुर टेराकोटा है, टेराकोटा की कुछ मूर्तियां वगैरह निर्माण करते हैं। ठीक है, तो टेराकोटा से कहीं ना कहीं, और एक आपका मणिपुर के चावल है उसको जीआई टैग मिला है। तो सबसे पहले तो जीआई टैग के बारे में आपको बता दें कि ये जो जीआई टैग होता है एक जोग्राफिकल इंटीग्रेटेड होता है एक प्रकार से, मतलब उसको एक उस बोलते भौगोलिक सांकेतिक एक प्रमाण दिया जाता है कि जिस वस्तु को ये जीआई टैग दिया जाता है कि उस जगह पर, यानी जिस जगह से उस वस्तु को सबसे ज़्यादा वो वस्तु का उत्पादन होता है, तो जिस जगह को जीआई टैग दिया जाता है तो वहीं से सबसे पहले निर्यात के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे मान लो मणिपुर में काले चावल के लिए, मतलब ये चावल के लिए जीआई टैग दिया गया है, तो सबसे पहले मणिपुर को ही प्राथमिकता दी जाएगी कि मणिपुर से इस चावल, ये विशेष प्रजाति है चावल की, क्योंकि दिखने में देखो आपको इमेज दिख रही है, कैसा दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है ना। तो एक अलग ही चावल है, बस चावल का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। लेकिन चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे भारत में होता है पश्चिम बंगाल में। कहां पर होता है? पश्चिम बंगाल में। और अगर विश्व स्तर पर चले जाएं तो चावल का उत्पादन फिर हमें चीन में सबसे ज्यादा हो जाता है विश्व स्तर पर। लेकिन राज्यों में जाएंगे तो पश्चिम बंगाल, लेकिन अभी मणिपुर भी एक राज्य है, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, तो मणिपुर को जीआई टैग दिया गया है चावल के लिए। तो अपन उसकी डिटेल पढ़ लेते हैं अच्छे, तो आपको और समझ में आएगा। और भी कुछ स्थान है, जैसे 30 अप्रैल 2020 को मणिपुर के काले चकहाओ, ठीक है, चकहाओ, गोरखपुर टेराकोटा और कोविलपट्टी की कदलाई मितई को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। मणिपुर के काले चावल चकहाओ को जीआई टैग हेतु आवेदन उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विपणन एवं मार्केटिंग होता है, विपणन निगम लिमिटेड ने किया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपन को एक शब्द मिल रहा है, अगर हो सकता है पेपर के अंदर हमसे ये भी पूछ ले कि चकहाओ, ठीक है, चकहाओ जो शब्द लिखा हुआ है पेपर में, ऐसे ही पूछ सकते हैं कि चकहाओ किस चीज की प्रजाति है, ये क्या है, ये किसी आम की प्रजाति है, ये किसी चावल की प्रजाति है, ये किसी दाल की प्रजाति है, या किसी गेहूं की प्रजाति है, तो उसको भी पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। कोई जरूरी नहीं है जैसे फैक्ट अपन को दिख रहा है वैसा का वैसा पेपर बन के आ जाए। तो चकहाओ एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो लिखा हुआ है चकहाओ, लेकिन अपन को अगर इस शब्द को अगर अपन थोड़ा सा विचार करें, दिमाग के अंदर सोचें, तो नहीं आता समझ में। ठीक है, चख आओ, चख आओ, चख लो, है ना। इसको देखो, आम को, एक काम करो, आम को चख आओ,
या चावल को चखाओ। ये मणिपुर का चावल है, ब्लैक चावल है, इसको कैसा है, इसको बना के पहले चखाओ और चख लोगे, अच्छा लगेगा तब उसको जीआई टैग देना। ठीक है, तो कुल मिला के अपन इसको, इस शब्द को याद रख सकते हैं। क्या शब्द याद रखेंगे? चखाओ। बोले चखाओ, क्या चख के आए थे हम? च से चखाओ और च से चावल को चखाए थे हम, और चावल हमें अच्छा लगा, टेस्टी लगा, इसलिए हमने सिफारिश की कि मणिपुर के चावल को एक जीआई टैग प्रदान किया जाए। तो एक फैक्ट बनता है कि मणिपुर के काले चखाओ और गोरखपुर का टेराकोटा और कोबलीपट्टी की कदलाई मितई को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया। अब नेक्स्ट लिखा हुआ एसोसिएशन एजेंट के कारण इस चावल का रंग एक, देखो एंथोसाइनिन एक, जैसे आप बोलते हैं ना हीमोसाइनिन, हमारे ब्लड के अंदर हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। हीमोसाइनिन वर्णक जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होता है, तो एक हीमोसाइनिन वर्णक होता है। तो इसमें कहीं ना देखा जाए तो एंथोसाइनिन होता है। एंथोसाइनिन एजेंट के कारण इस चावल का रंग कैसा होता है बेटा? ब्लैक होता है। ठीक है, कदलाई मितई, क्या लिखा हुआ है? कदलाई मितई तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाने वाली एक मूंगफली कैंडी है। तो समझ में आ रहा है कितना अच्छा फैक्ट है, शानदार। यही तो नॉलेज है कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं कि कदलाई मितई क्या है, तो कदलाई मितई एक मूंगफली से बनाने वाली एक कैंडी है, टॉफी है बच्चों के लिए खाने के लिए, जो मूंगफली से तैयार की जाती है। तो अपन पहली बार इस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मूंगफली से भी टॉफी तैयार की जाती है। पर ये कहां पर तैयार होती है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिल में देखो एक शब्द छुपा हुआ है बच्चों, मील। तमिल, मील, तो सोचे एक मील है, और मील काय की होती है? मूंगफली से ऑयल को तैयार करने के लिए एक तेल मील होती है, उस मील में कहीं ना कहीं मूंगफली से तेल निकाल रहे हैं, सोयाबीन का मील होता है। तो अपन ऐसा ना, मूंगफली का एक मील है और उससे मूंगफली से क्या तैयार किया जा रहा है? कैंडी तैयार की जा रही है। क्या तैयार किया जा रहा है? कैंडी तैयार की जा रही है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए उसमें, ये देखो जो मूंगफली होता है ना, वो देसी काजू है अपना, है ना, और मूंगफली के जो टुकड़े हैं ना, उन्होंने क्या किया? कैंडी में मिला दी, और बढ़िया ऊपर जो रैपर है ना, उस रैपर में क्या छपा हुआ? बढ़िया काजू छपे हुए। तो बच्चे क्या सोच रहे हो? अरे यार क्या बात है यार, इसमें काजू डले हुए हैं, काजू। अब व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर ही काजू था, व्हाइट कलर ही होता है, और व्हाइट कलर का उसमें मिला दिया तो कैंडी में नहीं समझ पा रहे हैं अपन कि काजू है कि मूंगफली है। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर ऊपर रैपर में अगर काजू छपा हुआ है तो क्या बोलेंगे? अरे वाह यार काजू छपा हुआ, इसमें काजू में, कैंडी में काजू मिला हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक जो नाम है, क्या नाम है? कदलाई मितई। ठीक है, कदलाई मितई शब्द को अपन को याद रखना है, कदलाई मितई। तो कदलाई मितई जो है वो एक प्रकार की मूंगफली कैंडी है जो तमिलनाडु से संबंधित है, जिसको जीआई टैग प्रदान करने की एक सिफारिश की गई है। और भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा कश्मीरी केसर, जो कश्मीर के अंदर जो केसर का उत्पादन होता है, कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग दिया गया है। और फिर क्या लिखा हुआ था इसमें? ऊपर पड़ा हुआ था अपना गोरखपुर टेराकोटा। ठीक है, गोरखपुर तो उत्तर प्रदेश में आता है, और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो गोरखपुर टेराकोटा, ठीक है, गोरखपुर टेराकोटा। और कहीं ना कहीं गोरखपुर में टेराकोटा से ना, गोरखपुर से अपन को याद रखना है कि एक गोरखा है, और गोरखा जो है, तेरा जो दोस्त है गोरखा, वो आजकल कहाँ पर तैयारी कर रहा है? बोले कोटा में। टेराकोटा, तेरा एक दोस्त है वो कोटा में तैयारी कर रहा है, वो कौन है? गोरखा है। ठीक है, तो गोरखपुर के टेराकोटा को शामिल किया गया है। और एक तमिलनाडु के अंदर अगर देखा जाए तो कदलाई मितई, क्या नाम लिखा हुआ है? कदलाई मितई एक मूंगफली कैंडी है जिसको जीआई टैग प्रदान किया। और मणिपुर के चावल, और मणिपुर के चावल का नाम क्या है? उसका नाम है चखाओ। क्या नाम लिखा हुआ है? चखाओ। अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, अरे यार तुमने चावल बनाए हैं, मणिपुर के चावल बनाए हैं, थोड़ा चखाओ यार, हमें भी चखाओ कि कैसा लग रहा है। तो हमें 3 शब्द ऐसे मिले हैं जिनको हमें पता होना चाहिए, कभी पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन बने तो हम उसका आंसर दे पाएं। ठीक है, तो जहां तक है उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि मणिपुर के काले चावल और मणिपुर के चखाओ और गोरखपुर के टेराकोटा, और जो अन्य दिखा हुआ है यानी कि तमिलनाडु, और तमिलनाडु के अंदर जो मूंगफली की कैंडी है और वो है कदलाई मितई। ठीक है, तो कदलाई जो शब्द लिखा हुआ है ना, कदलाई जो शब्द लिखा हुआ है ना, कदलाई, तो कदलाई को अपन को बोलते हैं, कदलाई को बोल सकते हैं क्या लाई। ठीक है, एक अंकल है, उनकी जो बेटी है ना, उससे पूछ रहे हैं तू दुकान से क्या लाई? कदलाई यानी क्या लाई, या तुझे पिताजी ने का दिलाई। ठीक है, और अच्छा बन गया, देखो का दिलाई, पिताजी ने तेरे को क्या दिलाई। छोटा भाई पूछ रहा है, सिस्टर गई थी पिताजी के साथ में,
तो पूछ रहे हैं तेरे को पिताजी ने का दिलाई, जल्दी बता का दिलाई। तो अब वो सिस्टर कह रही है मेरे को पिताजी ने कैंडी दिलाई है बढ़िया वाली, और काजू वाली कैंडी है, जबकि उसमें क्या है, मूंगफली। ठीक है, तो कदलाई अपन को याद रख सकते हैं, बहुत अच्छा शब्द बन गया है, कदलाई मितई। ठीक है, तो कदलाई मितई तमिलनाडु। कदलाई, पिताजी ने कदलाई, बोले मैं तो बितई खाया ही। बोले क्या दिलाई थी पिताजी ने, जल्दी बता। तो उन्होंने बोले कैंडी दिलाई थी मूंगफली की। ठीक है, याद कर सकते हो आप अच्छे से। थोड़ा सा कनेक्टिविटी अपन इसलिए रख लेते हैं जिससे ये शब्द याद रहें, क्योंकि ये बात पक्की है जो नए शब्द होते हैं उन नए शब्दों को हमारे दिमाग में बैठने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा क्या बहुत समय लगता है जब उन्हें हम बार बार रिपीट करते हैं। लेकिन अभी कुछ एक इंटरेस्टिंग शब्द बना लिया जिसको कहीं ना कहीं हमें अपने आप में अच्छा लग रहा है, वाह यार जी बढ़िया, जी अच्छा शब्द बन गया। तो जी बढ़िया जो शब्द है ना, और जो अच्छा लगने वाला जो शब्द है वो हमारा दिमाग बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। हमें वही चीजें ज़्यादा जल्दी तैयार होती हैं, अधिक समय तक तैयार रहती हैं, जिन शब्दों को हम एक अच्छे से अपना एक एंजॉय करें, उसको एक आनंदित होकर उन शब्दों को पढ़ें, तो स्वाभाविक है वो हमें जल्दी तैयार होते हैं। हमारी किसी प्रकार की किसी से कोई वो नहीं है, मेन उद्देश्य है हमारा कि वो चीज़ याद हो जाए, बस इतना है। जैसे कुछ बोलते हैं या कुछ टीचर्स बोलते हैं या कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कहाँ तक ये कनेक्टिविटी रखेंगे, कहाँ तक याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार, पढ़ते समय कुछ बना लिया अपन ने और थोड़ा बहुत 2-4 बार 6 बार रिवीजन कर लिया, और अगर वो चीज़ हमें याद आ रही है सही समय पर, तो अपन को यही तो है, हमारा उद्देश्य ये है कि चीज़ें सही समय पर अपन को याद आ जाएं। वरना हम आज दिन भर रट्टा मारे 10 दिन के बाद वो चीज़ को भूल गए, सोच ही रहे यार मैंने क्या पढ़ा था। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर में एक मौका मिलता है आपको बस उस पेपर को फाइट करने का। अगर आपने वो पेपर निकाल लिया तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, वरना फिर 1 साल का चक्कर लगता है सीधा। तो इसलिए उस पेपर में जाएं तो पूरी तैयारी से जाएं, कोशिश करें कि एक अच्छी तैयारी से अपन उस पेपर के अंदर बैठें और वो पेपर हमारा निकले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों जल्दी से। देखिए इसमें लिखा है विश्व सैन्य खर्च एक प्रवृत्तियां जारी की गई थी। सैन्य खर्च का मतलब यह है कि सेना पर आप कितना खर्च कर रहे हो। ठीक है, सेना पर जो खर्च कर रहे हैं उसके बारे में पूछा गया है, मतलब एक फैक्ट तैयार किए गए हैं। तो 2019 की रिपोर्ट 20 में आई है, लिखा हुआ है 27 अप्रैल 2020 को सिप्री। बोलिए सिप्री क्या है, सिप्री की फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सिप्री की फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहीं ना कहीं एक सिप्री जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो खरीद फरोख्त करते हैं हथियारों वगैरह की, तो उसमें वो एक अपना एक पूरा उसका डाटा रखता है अपने पास। तो इसके द्वारा विश्व में सैन्य खर्च से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई है। हो सकता है बेटा कभी पेपर के अंदर ये भी पूछ लिया जाए कि हाल ही में विश्व सैन्य खर्च की रिपोर्ट जारी की गई है, ये उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये जानकारी किसके द्वारा दी गई है? तो किस यूएनओ के द्वारा दी गई है, ये कहीं ना कहीं IMF के द्वारा दी गई है, या विश्व बैंक के द्वारा दी गई है, या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेन है अपन एक सिप्री शब्द को याद रखेंगे और सिप्री याद रखेंगे, सिप्री से हम शिवपुरी याद रखेंगे, और हमारी शिवपुरी के अंदर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिवपुरी में स्टॉक है, होम यानी घरों में हथियार रखे हुए हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है लेकिन अपन कल्पना कर सकते हैं सिप्री को। ठीक है, बोले सिप्री में कुछ लोग ये सोचते हैं कि घरों में भैया इनके सिप्री के लोग बहुत खतरनाक होते हैं, इनके घरों में हथियार होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है भाई, लेकिन सिप्री से याद करने में जा क्या रहा है, और सिप्री से अपन ऐसे याद रखो ना, एक CRPF का ट्रेनिंग सेंटर, IB का ट्रेनिंग सेंटर, IB का ट्रेनिंग सेंटर है, या CRPF का ट्रेनिंग सेंटर जो है वहाँ पर क्या रखे हुए हैं, हथियार रखे हुए हैं। और वो CRP काय में आती है, ITBP काय में आती है, वो ITBP का पूरा एक वो करेरा में जो ITBP का पूरा, तो भाई वो क्या है, कहाँ पर है, किस जिले में, सिप्री में है। तो अपन इस तरीके से याद करके रखें। ठीक है, दूसरा सिप्री का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। सैन्य खर्च से संबंधित रिपोर्ट जारी की है, प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रकाशित की गई हैं, और रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व सैन्य खर्च 1917 बिलियन में अमेरिकी डॉलर, ठीक है, अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। दूसरा, अमेरिका 732 बिलियन डॉलर के साथ पहले नंबर पर है।
बस ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि अगर देखा जाए सैन्य खर्च के मामले में, जो अपनी सेना के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और सेना को मजबूत बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं, तो वो कौन सा कहीं ना देश है, तो वो सबसे पहला जो देश है बेटा, वो कौन सा देश है, वो है अमेरिका। तो आपको अमेरिका को याद रखना है कि सैन्य खर्च में अगर देखा जाए, सेना के लिए खर्च में देखा जाए, तो अमेरिका $732 बिलियन के साथ में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर भारत है। तो ये तीसरे नंबर पर भारत है बेटा, ये भी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत भी किसी से कम नहीं है, पर दूसरे नंबर पर चीन है तो तीसरे नंबर पर भारत है, क्योंकि हम भी रियल में देखा जाए तो काफी सैन्य खर्च करते हैं। लेकिन सैन्य खर्च के मामले में मैं लगता होगा कि हम यार सबसे ज्यादा करते होंगे, लेकिन पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर हमारा भारत है। तो ये अपन को याद रखना है। तो हमें यहाँ पर 2-3 पॉइंट मिल गए हैं और 4 पॉइंट मिल गए, ये मान के चलो आप। 4 पॉइंट ये कि ये सैन्य खर्च प्रवृत्तियां, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है तो किसके द्वारा की गई है, सीपरी के द्वारा की गई है। सीपरी की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आप इसको याद रख लेंगे अच्छे से, ये तीनों पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, महामारी रोक अधिनियम 1897 में संशोधन हेतु अध्यादेश जारी किया गया। तो कोई महामारी अधिनियम है, जैसे लिखा हुआ है इसमें कि भैया 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक महामारी अधिनियम 1897 हो सकता है इसमें संशोधन किया गया है। तो इसके बारे में भी वो पेपर में ये क्वेश्चन बना दे कि ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम कब बनाया गया, ये अधिनियम कब का है, ठीक है। तो ये अधिनियम कब है, 1897। तो जहां तक है आप 1897 को याद कर सकते हैं, रामकृष्ण मिशन से याद कर सकते हैं। तो रामकृष्ण मिशन है जो कहीं ना कहीं एक 1898 का ही समय है, तो उसमें रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की गई थी। 1898 या 1897 वाला ये समय है। तो 1897 में एक संशोधन, एक अध्यादेश लाने को मंजूरी प्रदान की गई और इस संशोधन अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया। कहने का मतलब ये जो कानून था स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने का, पहले के समय में ऐसी स्थिति ना हुई थी और ना ऐसे हमले होते थे। तो उस समय ये जो अधिनियम था उसमें ऐसा कोई सजा का विशेष प्रावधान नहीं था, लेकिन स्थिति को देखते हुए, इतनी भयंकर महामारी को देखते हुए एक संशोधन किया गया है। और वो संशोधन किस अधिनियम में किया गया है, वो किया गया है 1897 के संशोधन अधिनियम, महामारी अधिनियम, क्योंकि ये भी एक महामारी थी। तो महामारी अधिनियम 1897 में एक अध्यादेश, एक संशोधन हेतु अध्यादेश जारी किया गया है, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले और संज्ञेय गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों को चोट पहुंचाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने अथवा उनकी संपत्ति को नष्ट करने, ठीक है, उनकी संपत्ति को नष्ट करने पर मुआवजे का प्रावधान है, उसका मुआवजा उनको देना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश की उद्घोषणा हेतु मंजूरी प्रदान कर दी, क्योंकि अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार, ठीक है, 1, 2, 3। और इस अध्यादेश के अनुसार ऐसा हिंसक कृत्य अगर कोई करता है तो या इसमें सहयोग करने पर 3 महीने या 5 वर्ष, 3 महीने से लेके 5 वर्ष तक की कैद और लगभग 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो कोई 3-5 नहीं करेगा, और 3-5 नहीं करेगा यानी कि 3 महीने से लेके 5 वर्ष तक की उनको सजा का प्रावधान है। दूसरा जो जुर्माना होगा वो लगभग 50,000 से लेके 2 लाख तक का जुर्माना होगा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगा, उसने जितना ज्यादा नुकसान किया होगा और वो जितना ज्यादा हाईलाइट हुआ होगा, तो स्वाभाविक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 50,000 से लेके 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो ये चीज बहुत अच्छी है, लेटेस्ट है, क्योंकि इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये चीजें क्या है, आने वाले समय में जो एग्जाम होंगे वहां पर ये चीजें अभी टकराएंगी। तैयारी का मतलब ये होता है कि पहले से चीजों को तैयार करके रखो, ठीक है। ये नहीं कि जब पेपर आ जाए तुम कोई फॉर्म फिल कर दो, फिर बोलो यार 2 महीने बाद पेपर है और फिर तुम पढ़ने बैठो, कुछ नहीं कर पाओगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसमें बस केवल आपका पैसा बेकार होगा और समय बेकार होगा। इससे अच्छा है कि आप पहले से तैयारी करें, पहले से पैर जमा के चलें और पहले से नई नई चीजों को इकट्ठा करते जाएं, जिससे वो
आगे काम में आए। हम भी अगर धन जमा करेंगे, हम अगर कोई काम करेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा धन आने वाले भविष्य के लिए जमा करके चलेंगे। तो पहले से ही थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करोगे ना, ये थोड़ी है कि तो कुछ लोग यही सोचते हैं आज के समय में, कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो सोचते हैं अरे देखेंगे, सोचेंगे, देख लेंगे, अभी तो जिंदगी भगवान ने दी है, बड़े आनंद में गुजर रही है, खूब खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आराम करो, ऐशो आराम की जिंदगी बिताओ। फिर बाद में जाके जब कभी परेशानी आती है तो उन्हीं व्यक्तियों को जरूरत से ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो ऐसा अपना ये तैयारी, अपन अपने भविष्य के लिए जो तैयारी कर रहे हैं तो पहले से नई नई चीजें तैयार करते चलो, अपने ज्ञान को बढ़ाते जाओ, और जब आपका पेपर आए सही समय पर, बस उस पेपर में पूरा अपना 100% लगा दो, बहुत अच्छे नंबर लेके आ जाओ तो अपना काम बन जाएगा, है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं ये चीज आप याद रख लोगे। दूसरा, इसमें ये 50,000 से लेके 2 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। गंभीर चोट जख्म पहुंचाने पर दोषी को 6 महीने से लेके 7 वर्ष तक की कैद की संज्ञा और कहीं ना कहीं उसके बारे का प्रावधान दिया गया है। और लगभग 1 लाख से लेकर 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्वास्थ्य कर्मी को गंभीर चोट पहुंचा दे या जख्म पहुंचा दे तो उस स्थिति में भी उसको कहीं ना कहीं 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक की कैद की सजा सुनाई जाती है। ये सजा है, ठीक है, ये सजा है। ये हमारे टाइपिस्ट है ना, थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं टाइप करते करते, ठीक है। तो ये सजा और 1 लाख से लेके 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जाम के हिसाब से आप इसको अच्छे से जरूर याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, देखिए डाक कर्मचारियों हेतु एक क्षतिपूर्ति 18 अप्रैल, देखो 18 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं, 18 अप्रैल को, है ना, विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल 2020 को कोविड-19 की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्रामीण डाक सेवक सहित सभी डाक कर्मचारियों को कर्तव्य निर्वहन के दौरान, जो उनका देखो डाक कर्मचारी हैं उनको तो आना जाना पड़ रहा है बेचारों को, है ना, परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। तो भाई इसमें लिखा हुआ है कि कर्तव्य निर्वहन के दौरान बीमारी का शिकार होने पर क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का निर्णय गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, ठीक है। क्योंकि ये कोरोना वॉरियर्स के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे हमारे पुलिस कर्मी हो, सबका बड़ा विशेष योगदान रहा है। सबने अपने देश में अपना अपना एक विशेष योगदान दिया है। रियल में देखा गया कि कौन कैसा है, और एक बुरा समय होता है, बुरा समय में ही दिखाई देता है कि कौन सा व्यक्ति अच्छा और कौन सा व्यक्ति बुरा है। तो इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने डाक कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति हेतु एक भुगतान करने का निर्णय लिया गया, और क्षतिपूर्ति के रूप में लगभग 10 लाख रुपए, कितना, 10 लाख रुपए की राशि उन्हें भुगतान की जाएगी। अब डाक कर्मचारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, अगर उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता है, वो बीमार होते हैं और कोई भी क्षति होती है, तो उस स्थिति में गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 10 लाख रुपए की राशि भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। तो क्वेश्चन पेपर में क्या बना सकता है कि डाक कर्मचारियों हेतु एक क्षतिपूर्ति के लिए कुछ भुगतान करने का गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना बनाई गई थी, तो वो उसमें कितने रुपए का भुगतान करेंगे, तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इस तरीके से 4 ऑप्शन वो अमाउंट में भी पूछ सकते हैं और डायरेक्ट राशि भी पूछ सकते हैं, जैसा भी हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपन को जानकारी होनी चाहिए कि अभी हाल ही में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए क्या सुविधाएं की गई हैं, डाक कर्मियों के लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं, तो इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो 18 अप्रैल 2020 को कोविड-19 की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में डाक कर्मचारी 10 लाख रुपए तक का भुगतान गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए, ऐसा प्रावधान रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, किसान रथ मोबाइल क्या लिखा हुआ है, किसान रथ मोबाइल है। और किसान रथ मोबाइल की अगर अपन बात करें तो जो किसान रथ मोबाइल है 17 अप्रैल 2020 को, 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है भैया, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। और लॉकडाउन की स्थिति में किसानों की सहायता हेतु, लॉकडाउन की स्थिति में किसानों की सहायता के लिए एक किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये जो एमपी का फैक्ट है, मध्य प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, और यह कृषि और बागवानी उत्पादन से जुड़े किसानों और व्यापारियों को प्राथमिक और द्वितीय परिवहन के लिए वाहनों की
खोज में सुविधा प्रदान करता है। क्योंकि उन्हें कोई भी अपना अनाज वगैरह कोई भी चीज़ें बेचनी है तो उनको इस ऐप के माध्यम से उसकी पोजीशन मिलेगी, जगह पता चलेगी और उससे वो कहीं ना कहीं सही समय पर वहाँ पर पहुँच सकेंगे और अपना जो भी अपना लेन देन कर सकेंगे। तो एक किसान रथ ऐप है और किसान रथ ऐप की घोषणा कहीं ना कहीं तैयार किया गया है किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। लॉकडाउन की स्थिति में ये मोबाइल ऐप रथ जो है वो शुरू किया गया है और कृषि और बागवानी उत्पादन से जुड़े किसानों और व्यापारियों को प्राथमिक और द्वितीय परिवहन के लिए परिवहन वाहनों की खोज में सुविधा प्रदान करेगा। क्योंकि जो रथ होता है, रथ भी एक प्रकार का वाहन होता है, तो वाहनों की खोज में ये मदद करेगा। किसान रथ ऐप है। पेपर के अंदर क्वेश्चन बना सकते हैं कि अभी हाल ही में एक किसान रथ ऐप शुरू किया गया है और एक किसान रथ ऐप का संबंध जो है किस राज्य से है, तो मध्य प्रदेश से है। और मध्य प्रदेश के अंदर भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर किस विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया है या किस मंत्री ने इसकी घोषणा की है। नरेंद्र सिंह तोमर जो किसान कल्याण मंत्री है, उन्होंने इस ऐप को शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं, वेब पोर्टल युक्ति का प्रारंभ किया गया। भैया वेब पोर्टल युक्ति है तो स्वाभाविक है क्वेश्चन बनेगा अपना, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है युक्ति और इसमें युक्ति है तो युक्ति की फुल फॉर्म भी बनेगी, वो भी अपन को याद रखना है। लिखा हुआ है कि 12 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक है, ठीक है। और उन्होंने वेब पोर्टल युक्ति, वेब पोर्टल एक वेबसाइट है युक्ति जो ज्ञान प्रौद्योगिकी यानी कि जो नॉलेज टेक्नोलॉजी है, नवोन्वेषण है, इनोवेशन से संबंधित है और साथ ही कोविड-19 से लड़ता हुआ युवा भारत, ठीक है। तो एक शुरू किया गया एक वेब जिसमें युक्ति नाम लिखा हुआ है। तो युक्ति में क्या है, युक्ति की फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो कहीं ना कहीं इसमें लिखा हुआ है कि वेब युक्ति है ज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवोन्वेषण के साथ कोविड-19 से लड़ता हुआ युवा भारत। तो ये तो इसका हिंदी अर्थ दिया गया है, लेकिन इसका इंग्लिश में जो फुल फॉर्म दिया गया वो जरूर आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये भी बेटा पेपर के अंदर कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो युक्ति की फुल फॉर्म क्या है, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग और कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जी युक्ति की फुल फॉर्म है। तो वाई से हो जाएगा बेटा युवा, ठीक है। वाई से क्या होता है यंग इंडिया, ठीक है। और कॉम्बैटिंग लिखा हुआ है और कोविड में के से बन गया नॉलेज, टी से बन गया टेक्नोलॉजी और आई से बन गया इनोवेशन। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो जरूर याद रखना है यंग, ठीक है। यंग की जगह वो हमें गलत कराने के लिए 4 ऑप्शन दे सकते हैं। यंग इंडिया है, यंग इंडिया में युवा इंडिया भी दे सकता है वाई से। तो हो सकता है अगर हमने सही से नहीं पढ़ा, सही से याद नहीं करा, जहां पर जो अर्थ निकल रहा है वो ही याद करना पड़ेगा। सिप और कॉम्बैटिंग है तो कॉम्बैटिंग को ही अपन को याद रखना ही पड़ेगा कि जो युक्ति जो है वो कहीं ना कहीं एक इसमें यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। नॉलेज टेक्नोलॉजी इनोवेशन, तो ये कहीं ना कहीं यंग से जुड़ा हुआ वो है और कोविड से लड़ने के लिए कॉम्बैटिंग से संबंधित है। तो आप युक्ति को जरूर याद रखेंगे कि युक्ति की फुल फॉर्म है और यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा की गई कोशिशों एवं पहलों की निगरानी एवं रिकॉर्ड करने के लिए एक अनूठा पोर्टल और डैशबोर्ड बनाया गया है। तो यहाँ तक का समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो युक्ति की फुल फॉर्म बच्चों जरूर याद रख लेना। 12 अप्रैल 2020 को इसको कहीं ना कहीं लॉन्च किया गया है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का भी आपने नाम सुना होगा अच्छे से, ठीक है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन क्यों चर्चा में रही इसके बारे में दिया गया है। 7 अप्रैल 2020, वैसे 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। भारत सरकार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सहित 14 दवाओं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। आपको मालूम है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी और अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं इस दवा को मांगने के लिए काफ़ी मतलब इससे सहायता मांगी, कई देशों की हमने मदद भी की है हालांकि। तो कुल मिला के एक अभी हाल ही में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सहित 14 दवाएं थीं जिनके निर्यात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन महामारी की स्थिति को देखते हुए, इस परेशानी को देखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ से कहीं ना कहीं प्रतिबंध हटा दिया। तो इस शब्द को आप जरूर याद रखेंगे। और क्लोरोक्वीन जो होती है, क्लोरोक्वीन कहीं ना कहीं एक बुखार वगैरह में ये इस्तेमाल होती है, दवा है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिन दवाओं से प्रतिबंध हटाया गया उनमें विटामिन B1, B12, ठीक है,
टिनिडाजोल, मेट्रानिडाजोल, एसिक्लोवियर, विटामिन B6 और क्लोरमफेनिकॉल आदि शामिल है। कहने का मतलब लगभग 14 दवाएं हैं और 14 दवाओं में से इन दवाओं के नाम आ रहे हैं। ज़्यादातर विटामिन के नाम दिख रहे हैं अपन को, विटामिन B1, B12 और B6। वैसे B6 और जो B12 होती है ना, ये कहीं ना कहीं एनीमिया, जो ठीक है एनीमिया की बीमारी होती है, जो कहीं ना कहीं रक्त की कमी को दर्शाती है, तो उसमें V6 और V12, ठीक है, B6 और V12 काम में आता है। V12 का जो रासायनिक नाम है साइनाकोबाल्मिन, है ना, साइनाकोबाल्मिन जो है वो B12 का रासायनिक नाम है। और B6 का जो कहीं ना कहीं जो पायरिडॉक्सिन आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें B6 B12 कॉमन है, B1 है, B2 है, B2 है राइबोफ्लेविन, वो V1 थायमिन, V1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। तो विटामिन के ये 3 है, ये तो खैर थोड़ा बहुत याद कर लेना। बाकी का टिनिडाजोल, जो डाजोल शब्द लिखा हुआ है, क्या शब्द लिखा हुआ है, डाजोल, ठीक है, चाहे वो टिनिडाजोल हो चाहे वो मेट्रानी, ठीक है। तो मेट्रानी में ट्रिनी लगा हुआ है, ट्रिनिडाजोल, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता भैया कभी इनके नाम पूछ ले वो पेपर में, कोई भरोसा नहीं है, क्वेश्चन बनाने वाला व्यक्ति कुछ भी पूछ सकता है, उसको आज़ादी है, फुल आज़ादी है। तो अपन को भी थोड़ा बहुत अपना हिसाब किताब बना के चलना चाहिए, ठीक है। दूसरा फिर लिखा हुआ है कि सरकार ने मानवीय आधार पर अमेरिका सहित कुछ चुनिंदा देशों की मांग पर इसकी आपूर्ति करने हेतु यह निर्णय लिया है। और मेन तो आपको मालूम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ज़्यादा चर्चा में रहा है। ये दवाएं उन देशों को भेजी जाएंगी जिन्हें भारत से सहायता प्राप्त होने की आस है, जो ये चाहते हैं कि भारत उनकी मदद करे, ठीक है। यदि घरेलू आवश्यकता पूर्ति होने के बाद ही स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर इसका निर्यात किया जाएगा। पहले भैया हम तो देख लें कि हमें जरूरत पड़ेगी, ऐसा ना हो कि हम उन्हें बांट दें और हमें कम पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं घर की स्थिति भी देखी जाएगी, अपने घर की मतलब अपने देश की। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक एंटी मलेरिया टैबलेट है। क्लोरोक्वीन मलेरिया में बुखार के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव को कम करने में मददगार है। इसलिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। और मैं तो कहता हूँ इन सारे शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ये, क्योंकि ये पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। और इसमें भी थोड़ा सा हाइड्रो शब्द लगा के क्लोरोक्वीन है कि पैरासीटामोल है, ऐसे 3-4 नाम दे सकता है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, पर जो नाम है उसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है भाई। समझ में आया होगा, तो आप ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं 5T योजना, ठीक है। 7 अप्रैल 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो 5T योजना की शुरुआत की गई है। और जो 5T योजना है ये भी 7 अप्रैल को है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये शुरू की गई है। तो देख लेते हैं 5T में क्या है। और ये कोविड-19 को मुकाबला करने हेतु एक 5T योजना की घोषणा की है। 5T योजना में परीक्षण, ठीक है, यानी कि टेस्टिंग हो गया, ट्रेसिंग, टीम वर्क, उपचार, ट्रीटमेंट हो गया, ट्रैकिंग शामिल है। परीक्षण कार्यालय के तहत दिल्ली के कोरोना संक्रमण हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 1 लाख परीक्षण किए जाएंगे। और दिल्ली के वर्तमान हॉटस्पॉट क्षेत्रों में दिलसाद गार्डन और निजामुद्दीन आदि शामिल है। तो इनके नाम हाईलाइट हुए थे, इनके बारे में अपन को पता है। लेकिन ये जो 5T है, 5T में अगर देखा जाए तो आपको इमेज में दिख रहा होगा 5T का अर्थ क्या है। T फॉर टेस्टिंग, T फॉर ट्रेसिंग, T फॉर ट्रीटमेंट, T फॉर टीम वर्क और T फॉर ट्रैकिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें यानी 5T। तो जो 5T की जो अभी योजना शुरू की गई है, तो बेटा वो कहाँ पर शुरू की गई है, दिल्ली में की गई है, ठीक है। तो एक और अच्छी बात है, अगर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, दिल्ली लिख देते हैं, तो सॉरी, इसमें अगर देखा जाए ये लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने बार अल्फाबेट आ रहे हैं, कितने अल्फाबेट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5T यानी 5 अल्फाबेट आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अपन उसको याद रखेंगे कि ये जो 5T योजना शुरू की गई है, तो 5T योजना शुरू की गई है, कहाँ पर शुरू की गई है बच्चों, दिल्ली में। ये भी पूछा जा सकता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दूसरा 5T की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो टेस्टिंग है, ट्रेसिंग है, ट्रीटमेंट है, टीम वर्क है और ट्रैकिंग है।
तो ये सबसे पहले तो टेस्टिंग ही करेंगे, फिर उसको ट्रेसिंग करेंगे, फिर उसको ट्रीटमेंट देंगे, फिर टीम वर्क करेंगे और फिर उसकी ट्रैकिंग करेंगे कहीं इलाज के बाद कहाँ घूम रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग, ये 5T योजना है जो अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा शुरू की गई है। तो आप इसको बढ़िया अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया फैक्ट है, अच्छे से याद रख लेना। मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु, इसकी बात ही अलग है, निराली बात है भैया इसकी। आरोग्य सेतु जो है इसके बारे में दिया गया है कि भैया 2 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत इसे ट्रैक करने हेतु एक सार्वजनिक निजी भागीदारी को विकसित करने एक मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु की शुरुआत की है। ठीक है, यह अत्याधुनिक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी तकनीकी, गणित के सवाल हल करने के नियमों की प्रणाली, एल्गोरिथम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने हेतु दूसरों के साथ बातचीत के आधार पर उनकी कोरोना संक्रमण संबंधित निगरानी करेगा। ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं आपको मालूम है एक एक्टर हैं आरोग्य सेतु के लिए, अजय देवगन, और अजय देवगन ने इसको काफ़ी प्रमोट किया है। तो अपन बोल सकते हैं कि अजय देवगन जो है वो आरोग्य सेतु के एक ब्रांड एम्बेसडर हैं जो कहीं ना कहीं उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो टीवी पर आपने ऐड में देखा होगा। ठीक है, दूसरा, इस ऐप के माध्यम से सरकार संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक कर सकेगी। ठीक है, और यह ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है। बहुत अच्छी बात है। आरोग्य सेतु जो है वो कितने, 11। ठीक है, एक और एक 11, और अपन पैदल चलते हैं तो 11 नंबर की बस होती है, और 11 नंबर की बस का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप हमेशा कैसे रहेंगे, आरोग्य रहेंगे। कैसे रहेंगे, आरोग्य रहेंगे, यानी कि आप बीमार नहीं होंगे। ठीक है, तो 11 भाषाओं में इसको शुरू किया गया है, तो ये भी अपन को याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, इसको 2 अप्रैल 2020 को सरकार ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत इसे ट्रैक करने हेतु एक सार्वजनिक निजी एक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है, आरोग्य सेतु। और आरोग्य सेतु ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है और प्रत्येक के मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड होना चाहिए। आने वाले समय में ये कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि इससे संक्रमित व्यक्ति के बारे में जानकारी वो हमें दे सकेगा, हमें बता सकेगा कितने किलोमीटर की दूरी पर कोई संक्रमित व्यक्ति था, पहले वो आपके आसपास घूम रहा है, तो थोड़ा सा आप सचेत रहें। ठीक है, तो कहने का मतलब पोजीशन को बताएंगे। तो आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आपको जो जानकारी मिली है, बाकी का थोड़ा बहुत आप न्यूज़पेपर से भी नोट कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पता नहीं है, लेकिन मेन है अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है, आपने लिखा है, तो डिस्कस करना बहुत जरूरी है, उन शब्दों को दोबारा सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां तक का आप अच्छे से याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद। ठीक है, वर्चुअल पीटर्सबर्ग एक जलवायु संवाद हुआ था जलवायु को लेके, और वर्चुअल का शब्द का आप समझते ही होंगे, कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन मीटिंग रखी गई है। आपको मालूम है जब से ये कोविड आया तब से ये मीटिंग ज़्यादा। ठीक है, देखें इसमें वर्चुअल पीटर्सबर्ग की अपन बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि एक प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 20 अप्रैल 2020 को प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 आयोजित किया गया है, और प्रथम वर्चुअल जलवायु संवाद पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र है। कौन से नंबर का है, 11वां सत्र है। ठीक है, जिसकी मेजबानी वर्ष 2010 से जलवायु के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श और जलवायु संबंधित कार्रवाई की उन्नति पर केंद्रित एक राजनीतिक चर्चाओं हेतु एक मंच प्रदान करने हेतु जर्मनी के द्वारा, इसके द्वारा बच्चों, जर्मनी के द्वारा की जा रही है। ठीक है, इस वर्चुअल संवाद की सह अध्यक्षता जर्मनी और ब्रिटेन के द्वारा की गई है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जा सकता है कि इसकी अध्यक्षता किन दो देशों ने की है, जर्मनी और ब्रिटेन ने। और संवाद में लगभग 30 देशों के पर्यावरण मंत्री और प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। तो कहने का मतलब एक प्रथम वर्चुअल इसलिए प्रथम लिखा हुआ है, हालांकि एक मीटिंग तो काफी पुरानी है, देखो 11वां सत्र है, हो सकता है कौन से क्रम का है, 11वां सत्र है। वर्चुअल मीटिंग इसलिए कि बीमारी की स्थिति को देखते हुए उनकी मीटिंग वहां पर नहीं हो पाई जहां पर सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन वर्चुअल मीटिंग हुई है, एक ऑनलाइन मीटिंग हुई है, तो इसलिए अपन इसको वर्चुअल फर्स्ट मीटिंग बोल रहे हैं। और पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद है, और इसका कहीं ना कहीं आयोजन काफी समय से जर्मनी के द्वारा किया जा रहा है,
और जर्मनी और ब्रिटेन ने इसकी अध्यक्षता की थी, इन दोनों ने मिलके। और इसमें कितने देशों के पर्यावरण मंत्री शामिल हुए थे? लगभग 30 देशों के पर्यावरण मंत्री शामिल हुए थे। हो सकता है पेपर के अंदर ऐसा पूछ ले कि अभी प्रथम वर्चुअल एक जलवायु संवाद 2020 का आयोजन किया गया था, तो वो कहाँ पर किया गया था बच्चों? आप बता सकते हो, पीटर्सबर्ग। और अगर वो बोलता है कि इनमें किन देशों को शामिल, कौन से देशों ने अध्यक्षता की थी, तो जर्मनी और ब्रिटेन ने इसकी अध्यक्षता की थी, क्योंकि ये दोनों देश जो है यूरोपीय देश हैं। ठीक है, यहां तक का क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चंस बन गए आपके सामने, जल्दी से आप आंसर देंगे। क्वेश्चन के आंसर आपके सामने देखते हैं कि भैया 30 अप्रैल 2020 को मणिपुर के काले चावल चकहाओ, गोरखपुर टेराकोटा, कोबली पट्टी की कदलाई मितई जो है भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। मणिपुर के काले चावल का रंग किसके कारण काला होता है? एल्यूमिन एजेंट है, एंथोसाइनिन है, और या एंथासाइमिन है, या पैंथ्रोसाइनिन है। तो बच्चों आपके पास आंसर है, और जो इसका आंसर होगा वो होगा एंथोसाइनिन एजेंट के कारण उसका रंग ऐसा होता है। ठीक है, एंथोसाइनिन एजेंट के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल ही में 27 अप्रैल 2020 को सिब्री के द्वारा विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां 2019 सैन्य मामले जारी किए गए थे, और इसमें उन्होंने ये पूछा गया है कि इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है। तो हमने ये बहुत अच्छे से याद कर लिया था, क्योंकि पहला स्थान था बच्चों अमेरिका का, दूसरा स्थान था चीन का, तो भारत का कौन सा स्थान होगा बच्चों? तीसरा स्थान होगा। तो ये भी आपको मालूम है अच्छे से, आप बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कोविड-19 की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में सूचना संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्रामीण डाक सहित सभी डाक कर्मचारियों को कर्तव्य निर्वहन के दौरान बीमारी का शिकार होने पर कोविड-19 के संकट की समाप्ति तक क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है? बताएंगे आप जल्दी से। 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है। तो जो कहीं ना कहीं इसमें लिखा हुआ है कि डाक कर्मचारियों के लिए लगभग 10 लाख रुपए की राशि जो है उनको दी जाएगी। 10 लाख रुपए जो आपका आंसर होगा सेकंड नंबर का। 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और इस ऐप की टैगलाइन क्या है? किसान का अपना वाहन, किसान की सुरक्षा हमारा दायित्व है, किसान का रखो पूरा ध्यान, या किसान की जिम्मेदारी है हमारी। तो अभी वैसे हमने याद करा था कि उन्होंने एक ऐप जारी किया गया है जिसमें वो किसान रथ के नाम से, जिससे वो कहीं ना कहीं वाहनों की स्थितियां जान सकेंगे। ठीक है, तो किसान का अपना वाहन है कि सुरक्षा हमारा दायित्व है, कि किसान का पूरा ध्यान रखा। तो आप स्वाभाविक है कि वाहन से जुड़ा हुआ एक ऐप है जो किसान रथ मोबाइल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आप बता सकते हैं? तो इसका आंसर है किसान का अपना वाहन, और किसान का अपना वाहन, उससे वो वाहन की पोजीशन पता कर सकेगा। तो उधर हमने वो चीज़ पढ़ी है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे सकते हैं, किसान का अपना वाहन। 12 अप्रैल 2020 को किस मंत्रालय ने कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करने हेतु एक वेब पोर्टल युक्ति का शुभारंभ किया है? तो इसमें लिखा हुआ है रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय। रेल मंत्रालय क्यों करेगा, गृह मंत्रालय क्यों करेगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो विज्ञान टेक्नोलॉजी इन दोनों में से है, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने युक्ति ऐप की शुरुआत की है। अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने हाइड्रोक्सीक्लोरीन के आंशिक प्रतिबंध हटाने सहित कितनी दवाओं को निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मंजूरी दी है? 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं, 22 हैं। तो आप बता सकते हैं कि कितनी दवाएं होंगी? 10 होंगी, 12 होंगी, 14 होंगी के 22 होंगी? तो बेटा आपका आंसर होगा इसमें 14, यानी 14 आपका आंसर है। लगभग 14 दवाएं हैं जो इनसे प्रतिबंधित उन्होंने हटाने का फैसला किया। 7 अप्रैल 2020 को किस मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस कोविड-19 का मुकाबला करने हेतु 5T योजना शुरू की गई है? अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ, कैप्टन अमरिंदर? ये नॉर्मल क्वेश्चन है यार, और स्वाभाविक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने ये 5T की घोषणा की थी। तो अरविंद केजरीवाल इसका आंसर होगा। चूंकि हमने पढ़ा है, अभी हमारे दिमाग में है, तो हम उसका आंसर दे पा रहे हैं, और अगर हमने ये नहीं पढ़ा होता स्वाभाविक है हम उसका आंसर नहीं दे पाते, कंफ्यूज होते। ठीक है, 2 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत इसे ट्रैक करने के सार्वजनिक निजी भागीदारी हेतु एक मोबाइल ऐप जारी किया गया है, आरोग्य सेतु। कितनी भाषाओं में? 5 में है, 11 में है, 22 में है, 12 में है कि 15 में है? तो आपको मालूम है, मैंने बताया 11 नंबर की बस से जाओगे, पैदल चलोगे, जितना ज्यादा पैदल चलोगे तो आरोग्य रहोगे, बीमार नहीं होगे। ठीक है, तो बेटा आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 11।
28 अप्रैल 2020 को प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद आयोजित किया था। इस संवाद की सह अध्यक्षता किसने की है? जर्मनी भारत ने, भारत रूस ने, रूस और जर्मनी ने, या जर्मनी या ब्रिटेन ने? अभी आपने हाल ही में पढ़ा हुआ है, 11वां सत्र था ये। और इसका जो आंसर होगा बच्चों, वो आंसर होगा जर्मनी और ब्रिटेन, जो आपको खुद याद आ रहा होगा कि हाँ यार मैंने पढ़ा है, मुझे अभी याद है। 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करके अध्यादेश जारी किया गया। इस अध्यादेश के तहत गंभीर चोट पहुंचाने पर दोषी को कितने वर्ष तक की कैद और 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया? 3 से 2, 3 से 5, 6 से 5 या 6 से 7। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी कर्मचारी के सामने 3-5 नहीं कर पाएगा। तो देखो स्वाभाविक है, अपना लॉजिक काम करेगा इसमें ऑप्शन में। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक की सजा। ये बाद वाला जो ऑप्शन था कि 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक की सजा होगी, जिसमें आपने वो अमाउंट वाला जो पढ़ा था, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन था उसमें आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये क्वेश्चन बन रहे हैं, ये हमारे दिमाग में आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है हम इसको अच्छे से तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो आपका जो सेशन था वो समाप्त होता है। नेक्स्ट आपका कहीं ना कहीं अगले देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्लास होगी करंट अफेयर्स की वो आपको लाइव क्लास मिले, और लाइव क्लास से आप सीधा अपना कमेंट करेंगे, सीधा आप जुड़ेंगे हमसे और आपका भी एक फीडबैक मिलेगा देखने को। ठीक है, तो आज का सेशन समाप्त करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद है कि अब जो वीडियो आपको मिलेगी वो 9:15 पर लाइव मिलेगी यूट्यूब पर। ठीक है, तो यूट्यूब पर आप जुनून एजुकेशन पॉइंट जिस चैनल को आप देख रहे हो, जुनून एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप देखेंगे तो आपको लाइव आप क्लास को अटेंड कर सकेंगे। और ये क्लास जुलाई तक मैं चलाने वाला हूँ, पूरा जून चलाऊंगा, जिससे कि आप पढ़ाई से जुड़े रहें। क्योंकि जुलाई तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जुलाई से हमारी ऑफलाइन क्लासेस मान लो ईश्वर ने चाहा तो शुरू हुई, तो उसमें फिर हमारे कंटिन्यू बैच चलते हैं, तो फिर हम बीच में आपको समय नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जुलाई तक का तो है, आपको 1 महीना मिल रहा है यार, बढ़िया से अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज वैसे भी 2 जून था हो गई है, आज मैंने आपको वीडियो दे ही दी है, तो आगे भी आपको निरंतर वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।